नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है उपचुनाव की तैयारी, सिंधिया समर्थक बारी। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और इसका असर भी दिखाई दिया जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपने ही नेताओं से बात की। उपचुनाव की तैयारी, सिंधिया समर्थक भारी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। उपचुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों के नेता सक्रिय है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों से यह तय होगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रहेगी। ऐसे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दोनों ही दलों ने तैयारियां तेज कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने 24 में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर भी लगभग अपना मन बना लिया है। सत्ता और संगठन के नेताओं में सहमति बनी है कि 22 सीटों पर सिंधिया समर्थकों को ही मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने 22 सीटों पर नेताओं से चर्चा की है। उन नेताओं को हिदायत भी दी गई है कि 22 सीटों पर जो प्रत्याशी मैदान में हैं उन्हें जिताना है। तो वहीं बीजेपी की इस कवायद के बाद कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक उनके संपर्क में हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर कांग्रेस की नजर है। ऐसे में सवाल यही है, क्या इस निर्णय से बीजेपी में असंतोष बढ़ेगा? क्या पार्टी के निर्णय से बीजेपी नेता बागी होंगे? क्या इससे कांग्रेस को एक नया मौका मिलेगा? पर यह सब बातें कवायद है, काफी तेजी से चर्चाओं का विषय बना हुआ है और यही कहा जा रहा है कि कौन किस पर भारी होगा। और इसी को लेकर इन दिनों बड़ी तेज चर्चाएं चल पड़ी है। लगातार ये कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों से बात की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग मैदान में हैं उनको तो आप साथ में ले लें, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि भूल जाइए, जब तक हम चुनाव में से बाहर थे, सरकार से बाहर थे, तो क्या आप भूल गए? उन्हीं लोगों के कारण आज सरकार बनी है। 6 मंत्री इस्तीफा दिए हैं, तो उनके समर्थन की कद्र कीजिए। तो यही हमारा आज का मुद्दा है, उपचुनाव की तैयारी, सिंधिया समर्थक भारी। और इसी खबर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रभु पटेरिया, शिवनुराग पटेरिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार ऐसी खबरों को लेकर उनसे मेरी चर्चा भी होती रही है। पटेरिया साहब, उपचुनाव की तैयारियां दिखाई देने लगी है। कल भी एक बैठक हुई और बैठक में लगभग ये तय कर लिया गया कि 22 सीटों पर जो 22 कांग्रेस के लोग हैं वही चुनाव मैदान में होंगे। हालांकि ये पहले ही तय हो चुका था, पर इस बीच काफी जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही है कि विरोध के स्वर भी देखे जा रहे हैं। अब जब ये कह दिया गया पार्टी की तरफ से कि 22 लोगों को चुनाव मैदान में लाना है और आपको तैयारी कर कर उनका सहयोग करना है, क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, आप बहुत ही अनुभवी जर्नलिस्ट हैं और लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों में काम करते रहे हैं। पॉलिटिकल कमिटमेंट का एक मतलब होता है, एक मायने होता है। जिन लोगों ने अपनी चलती हुई विधायकी, एक सामान्य भाषा में कह रहा हूँ, चलती हुई मंत्री की कुर्सी को त्याग कर अगर भाजपा का दामन थामा है, तो जीत हार की संभावनाएं कुछ भी हों, आपको टिकट उन्हीं को देना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात है रिपरकशन। सबसे बड़ी बात है कि रिपरकशन क्या होंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जिन लोगों के खिलाफ आप चुनाव लड़ते रहे हैं, चाहे लाल सिंह आर्य हैं, चाहे दीपक जोशी हों और चाहे दूसरे लोग हों, वो सब आपको एक्मोडेट कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक्मोडेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आप इंदौर से हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि तुलसी सिलावट के खिलाफ सोनकर परिवार हमेशा ताल ठोकता रहा है और ये उनकी बगावत को रोकने के लिए तुलसी परिवार के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी का सोनकर परिवार था, उनको ग्रामीण भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। जयभान सिंह पवैया को बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई है, वो हमेशा महल के खिलाफ खड़े होते रहे हैं। दूसरे लोगों के साथ में भी ये वादा किया गया है और आपको एक जानकारी के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में संगठन में बहुत सी नियुक्तियां होने वाली हैं। उनमें उन लोगों को, उन सीटें, उन लोगों को एक्मोडेट किया जाएगा। अगर वहां नहीं तो उनको निगम मंडलों में एक्मोडेट किया जाएगा। ये सब कुछ प्रक्रिया असंतोष पर आग डालने के बाद ही चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल पटेरिया साहब, आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी देखा है कि कांग्रेस वास्तव में, माफ करिएगा, भारतीय जनता पार्टी कॉर्डर बेस्ड पार्टी है और कभी जो भी लोग आए हैं पार्टी से मुखालफत की है, बाहर गए हैं, तो उसकी लंबी फहरिस्त है। जब भी हम याद करते हैं तो पुराने नेताओं को समझ आया है कि पार्टी से नाराजगी करना कितना भारी पड़ता है।
पर इस बीच में चूंकि 22 एक लंबा संख्या दिखाई दे रही, 22 लोगों पर वो चुनाव लड़ेंगे जिनके सामने कभी वही बीजेपी के नेता रहा करते थे, अब वो अपने ही कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी का बनाकर। तो फिर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि संभाल लिया गया उनको, लेकिन क्या कुछ भारी पड़ता दिखाई देगा? नियति का नाम है, राजनीति का नाम है। परिवर्तन अगर आपको अपना क्षेत्र विस्तार करना है, भाजपा को संतोष करने के लिए इतना पर्याप्त है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए इतना पर्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार हो गई है। सरकार बनते ही आपका रसूख बदल जाता है और जमीनी जो कार्यकर्ता है वो पटवारी, तहसीलदार और थानेदार, इन तीन से प्रभावित होता है। उसके रसूख में परिवर्तन आ जाता है। तो शुरुआती मरमर होगा, तो शुरुआती संकट होगा, शुरुआती बातचीत होगी, विरोध होगा, ज्यादा शेयर मांगने की कोशिश होगी। लेकिन भाजपा में छोटपुट विरोध के अलावा कोई बड़ा विरोध मेरे को देखने को नहीं आ रहा। सिर्फ स्वर्गीय कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी ने मसल्स को फ्लेक्स किया है। दरअसल उनकी खुन्नस दूसरों से कम शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा है, जो अक्सर उन्हें इग्नोर करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा के संगठन मंत्री सुहास भगत उन्हें मना लेंगे। जी 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 जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा एक छोटा सा और सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस इस इंतजार में बैठी है। कांग्रेस ने भी कहा कि बीजेपी के जो नाराज लोग हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं और तैयारी में है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि प्रत्याशी कौन होगा 22 सीटों पर। देखिए, कांग्रेस कुछ भी सोचे, लेकिन संगठनात्मक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बहुत कमजोर है। कमलनाथ बहुत अच्छे प्रबंधक माने जाते थे, लेकिन उनका प्रबंधक कहाँ गया जब उनका प्रबंधन कहाँ गया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए? क्या आपको अंदाज नहीं था कि ये जो सरकार है वो सिंधिया के हटने से बिखर जाएगी? तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रबंधक इस बात का ध्यान रखता है कि थोड़ी बहुत कुर्बानी देके भी आप सरकार बचा लेते तो मुझे लगता बहुत बड़ी बात होती। लेकिन जब आप कहते हैं ना, सिंधिया ने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ ने हाथ फटकारते हुए कहा था कि हाँ उतर जाइए। ना कहना बुरा नहीं होता है, बुरा होता है कहने का अंदाज। उन्हीं सिंधिया से आप कह सकते थे नहीं हम भी आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे, तो मुझे लगता है इसकी परिणति नहीं होती। सिंधिया को कॉज नहीं होता, कारण नहीं होता। तो अब जो कुछ हो चुका है वो अतीत की गाथा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो उपचुनाव हो उसमें बड़ा खेल होने वाला है। चलिए, आप यदि हो सके तो मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। इस वक्त सुनील सराफ है, कांग्रेस के प्रत्याशी, माफ करिएगा, कांग्रेस के विधायक, और साथ ही यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। यशपाल जी, आपका स्वागत है। लेकिन क्या कहेंगे, अब तो साफ कह भी दिया गया है, उपचुनाव की तैयारी भी है और सिंधिया समर्थक भारी भी नजर आ रहे हैं। चुनाव की तैयारी है, क्योंकि उपचुनाव का एक एजेंडा है, एक समय है। निर्वाचन आयोग, उसकी राज्य निर्वाचन आयोग उसकी तैयारी में जुट रहा है और उसकी सिफारिश की जाएगी। और सारी तैयारियां इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो होता है, जो मानदंड होते हैं, उसके आधार पर होंगे ही और एक समयावधि सुनिश्चित होती है। अभी वर्तमान परिस्थिति में जैसे आप बता रहे हैं कि सिंधिया भारी है या चुनाव की तैयारी है। देखिए, अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती, मनोज जी, मैं लगातार संपर्क में हूँ जनता के भी, दुखियारों के भी। हमारे जो केसेस पॉजिटिव आते जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के, अभी सरकार का और प्रशासन का और जन नेताओं का, मीडिया का, समाज सेवी संगठनों का, सबका एक ही लक्ष्य और एक ही ध्येय कि कोरोना के इस वायरस से कैसे फतेह पालें। अभी ये दूर की कौड़ी है कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है और टिकट किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, मंत्रिमंडल के गठन में क्या होगा, ये नाराज हो रहा है, ये खुश हो रहा है, ये सब बात की बात है। अभी हमारी पूरी एक नैतिक दायित्व है मनोज जी, हम सब लोगों का, कि हम अभी सिर्फ एक ही तरह का वातावरण बनावे कि कोरोना के इस युद्ध में हिंदुस्तान कैसे जीते, कोरोना कैसे परास्त होवे। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर मनोज जी हो सकते हैं, मीडिया को एक समाचार मिल सकता है, राजी नाराजगी की बात आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं वायरल होती है, चर्चा का विषय बनता है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि अभी हमको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एजेंडे पर बात करना चाहिए। लेकिन यशपाल जी, ये कहा जा रहा है कि संगठन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल बात की है तमाम सारे नेताओं से और ये साफ भी कर दिया है कि 22 सीटों पर तो वही लड़ेंगे जो कांग्रेस से आए हैं। और ये भी कहा गया है कि आप मत बोलिए कि सरकार हमारी नहीं थी, उनके कारण ही मध्य प्रदेश में सरकार है। नहीं, देखिए मनोज जी, ये बात सही है कि जो परिस्थितियां बनी है और एक बड़ा तबका, एक बड़ा घड़ा
असंतुष्ट होकर के, कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट होकर के इक्का दुक्का आता तो समझ में आती। अगर आज 22 लोग सिंधिया जी के सहयोग से या सिंधिया जी की जो नीति थी, जो रणनीति थी, और सिंधिया जी इस प्रकार से परेशान थे कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं से जो उन्हें जनता की आवाज, सिंधिया जी की आवाज बन करके नहीं पहुंचा रहे थे, लोगों का भला नहीं हो पा रहा था, जो बात भाजपा की रही थी वो बात सिंधिया जी ने कही है। और जब सिंधिया जी की हर बात को नकारा गया तो परिणाम आप देखिए मनोज जी के 22 लोग, उसमें से 6 मंत्री सहर्ष स्वेच्छा से छोड़कर के आए हैं। और जहां तक आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सारा मंथन कर रहा है मनोज जी, किसको कैसे टिकट मिलेगा, किन शर्तों के आधार पर अगर कुछ आए भी हैं तो फिर उसके ऊपर भी पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से सुहास भगत जी, माननीय BD शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय शिवराज जी, सब मिलकर के उन एक एक बातों का, एक एक पहलू का अध्ययन कर रहे हैं। और जैसा कमिटमेंट है या जिस प्रकार से जो बातें सामने आ रही है, अगर वो रहेगी तो रेगुलाइज करना पड़ेगा। सुनील सर, आप मेरे साथ जुड़ रहे कांग्रेस विधायक हैं। सुनील जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या आपको यही इंतजार है कि 22 लोगों को टिकट मिल जाए तो हमारा रास्ता आसान हो जाए? देखिए, पहली बात तो आपने जो कहा कि कल इन्होंने निर्णय लिया है कि 22 उन्हीं को टिकट दी जाएगी जो सिंधिया समर्थक गए हैं भगोड़े, उसको अभी सिसोदिया जी ने ही उस बात की पुष्टि नहीं की कि ये बात सही है जी। मुझे तो अभी भी इस बात पे संदेह है, इनकी नीयत पे संदेह है कि ये उन 22 को टिकट देंगे। और यदि ये उन 22 लोगों को टिकट दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में हूं, मेरे बगल के क्षेत्र में ही एक भगोड़े हैं, वहां की पब्लिक मेरे से बिल्कुल टच में है और वो पब्लिक कह रही है कि हमने फला व्यक्ति को वोट नहीं दिया था, हमने कांग्रेस को वोट दिया था। और वो कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि उन्हें कहां जाना है? जी जी। तो इस तरह से जनता का जो मत है वो इन भगोड़ों के खिलाफ है, बहुत ज्यादा खिलाफ है। इसलिए बहुत बेहतर है यदि उन 22 को टिकट देते हैं, हम तो स्वागत करते हैं और इन्हें अपने कमिटमेंट पे कायम भी रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यदि उन 22 लोगों से कमिटमेंट की है कि हम आपको टिकट देंगे, हम आपको मंत्री बनाएंगे, तो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है, पूरे देश की नजर है। इन्हें उन 22 को मंत्री भी बनाना चाहिए और टिकट भी देना चाहिए। यशपाल जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस कह रही है। एक भगोड़े आपके बाजू में भी कांग्रेस की भाषा में। देखिए, कांग्रेस अब कुछ भी बोले, खिस्सा नहीं बिल्ली खंबा नोचे। कारण क्या है कि सरकार सल्तनत चली गई है और हमारे कारण अगर भागे हैं ऐसा कहा जा रहा है और भगोड़े के नाम से उनको संज्ञा दी जा रही, पदवी दी जा रही है। तो मैं मनोज जी से ये पूछना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी का वह बयान जो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले आया था कि दिग्विजय सिंह के कारण से लुटिया डूबी है, तो क्या पूरी की पूरी कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी का राज्यसभा में दिया गया नॉमिनेशन फाइल, जो नामांकन दाखिल किया है, उसको हटा देंगे क्या? घर में लूट है, घर में फूट है और ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। मनोज जी, ये बिल्कुल गलत है। हमारा कहना, कांग्रेस अपने कर्मों से गई है। आज दीपक बाबरिया जी को इस प्रदेश का जो नेतृत्व था उसे हटा दिया गया और मुकुल वासनिक जी को बैठा दिया। ये भी भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा है क्या? मेरे साथ माननीय पटेरिया जी बैठे हैं। इन हालातों में भी कांग्रेस का संगठन है कहां? कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस का नेतृत्व है कहां? पहले आदरणीय शराब जी इसकी चिंता कर ले, किसको टिकट मिलेगा, कौन किसको जीताएगा, कौन किसको हराएगा, ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। पटेरिया साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वापस सुनील जी से जवाब भी लूंगा मैं आपके सवाल का, लेकिन पटेरिया साहब मेरे साथ जुड़े। पटेरिया जी, आप सुन रहे हैं, दोनों विधायक मेरे साथ जुड़े इस वक्त। कांग्रेस से सुनील सराफ जी है और यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन आपकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं यशपाल जी की पटेरिया जी बेहतर समझ रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस को कहीं ये लग रहा है कि उन 22 सीटों पर कांग्रेस के लोग ही लड़ लें जो कभी कांग्रेस की राह करते थे, तो हमारे लिए राह आसान हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति और चुनाव के बारे में बहुत कुछ ज्यादा आप नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। आप सिर्फ आकलन, अनुमान और संभावनाएं लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही मेरे मित्र हैं और बहुत ही सजग लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजनीति में अगर आकलन कर लिया जाता तो उत्तर प्रदेश के परिणाम पिछले सालों में जैसे वैसे नहीं होते। हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार को जाने के सामने संकट पैदा नहीं होता। 22 या 24 सीटों पर क्या होगा ये ईश्वर जानता है, मतदाता जानता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूत है। लेकिन चुनाव प्रत्याशियों के आधार पर होते हैं। अगर वहां के लोगों ने और मतदाताओं ने तय कर लिया कि जिन लोगों ने 5 साल के लिए चुना था फिर दोबारा क्यों आ गए,
तो भाजपा के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के स्थान पर पार्टी के आधार पर चुनाव की रणनीति में जाने की तैयारी में है। पटेल साहब, मैं देख रहा था कल 2 दिन मैं लगातार फील्ड में रहा और सड़कों पर देखा जो हाल नजर आ रहे हैं, जो लोग वापस लौट रहे हैं, चाहे मुंबई से लौट रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लौट रहे हैं, तो क्या इसका असर भी इस उपचुनाव में दिखाई देगा, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं? देखिए, हर चीज का चुनाव में असर होता है और मध्य प्रदेश में चुनाव 2 से 7% के आसपास तक खिसक जाते हैं। आप पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को लगभग जी, इसलिए उससे पहले चुनाव में अंतर 2 से 7-9% तक होता रहा है। इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अंतर होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे 22 से छोड़कर बीजेपी में आ गए, तो मूलतः वहां कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा होगा या भाजपा का उनका टक्कर का वोट बैंक रहा होगा। तो हर चीज का फर्क पड़ेगा, सरकार का रिहेबिलिटेशन का, भाजपा की एकजुटता का, जो लोग प्रवासी लोग आए हैं उनको आपने कितनी मदद पहुंचाई है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों का बड़ा असर पड़ेगा। सबसे बड़ा असर पड़ेगा प्रत्याशी का। तो भाजपा के प्रत्याशी तो लगभग तय हैं। अब कांग्रेस जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय आधार पर कौन सा प्रत्याशी खड़ा करती है, यही चमत्कार कर पाएंगे। लेकिन तब भी ये मान के चलिएगा, इस चुनाव में बसपा 2-3 सीटें जरूर निकालेगी चंबल वाले इलाके में, जहां पे अभी उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। और कांग्रेस भी निश्चित तौर पर कुछ सीटों पर तो चुनाव जीत दर्ज कराएगी, यानी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सुनील सर, आप जी यशपाल जी की आप बात सुन रहे थे, तो उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, यशपाल जी से मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं ये कांग्रेस की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस की सरकार जनादेश पे बनी थी। बहुत बात हो रही है कि भाजपा का संगठन मजबूत है, सब मजबूत है, तो फिर कांग्रेस को जनादेश कैसे मिला 2018 के चुनाव में? सिंधिया थे ना आपके साथ? जनादेश के आधार पर सरकार में बैठे थे सिसोदिया जी। आप तो खरीद फरोख्त के आधार पर छल कपट करके आप सरकार में बैठे हो, और इसका जवाब जनता देने वाली है। जनता ये देख रही है कि शिवराज सिंह जी अकेले पूरे मध्य प्रदेश को इस कोरोना के संकट के टाइम में ट्रांसफर उद्योग चला रहे हैं। कितने ट्रांसफर हो चुके अभी तक? 1.5 महीने 2 महीने में आप उसकी लिस्ट निकाल के देखिए। जब कांग्रेस के टाइम में ट्रांसफर होते थे तो आप लोग चिल्लाते थे कि ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। अभी शिवराज सिंह जी क्या कर रहे हैं? सुनील जी, थोड़ा सा, सुनील जी माफ करिएगा, थोड़ा सा फर्क है। ट्रांसफर होते थे और रात में नया नाम आता था, सुबह बदल जाता था, फिर वही नाम आ जाता था। ये थोड़ा सा अभी दिखाई नहीं दिया। हेलो, मैंने कहा ट्रांसफर के दौर में जो आरोप लग रहे थे उसमें थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। पहले जो ट्रांसफर हो रहे थे, रात को किसी और का होता था, सुबह किसी और का हो जाता था। ये अभी कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो पिच में अकेले शिवराज जी खेल रहे हैं, इसलिए जो सुबह नाम है वही नाम रहता है। पहले कार्यकर्ताओं में था, कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती थी कि गलत नाम आ जाते थे। ऐसी स्थितियां 1-2 बार हुई हैं। अभी तो अकेले शिवराज जी खेल रहे हैं। पहले भी तो अकेले खेलने का खामियाजा भुगतना पड़ा है कि एक अच्छा आदमी आपके पास से चला गया, और इस बार चुनाव में वही जो चार्मिंग लीडर आपका रहा करता था वो बीजेपी की तरफ से वोट मांगेगा। ठीक है ना, जनता देखेगी। हर व्यक्ति का वक्त होता है, हर व्यक्ति का चार्म हर स्थान पे नहीं होता है। मनोज जी, जी, जिनका स्थान कांग्रेस के मंच पे था जब वो शिवराज सिंह जी और मोदी जी को ललकारते थे, अब वो भाजपा के मंच से खड़े होकर किसको ललकारेंगे, किस बात पे ललकारेंगे? जनता देख रही है। जनता उनके वो वीडियो भी देख रही है, और जनता अभी भी इंतजार कर रही है कि क्या ललकारेंगे सिंधिया जी। मैं सिसोदिया जी को ये भी बताना चाहूंगा, इस संकट काल में जो मजदूर गली गली में जा रहा है, मर रहा है, मजदूर भूखों मर रहा है, इस समय शिवराज सिंह जी बैठ के कांग्रेस के समय हुई नियुक्तियों को रद्द करने में लगे हैं। शिवराज सिंह जी राजनीति करने में लगे हैं। शिवराज सिंह जी ट्रांसफर उद्योग चलाने में लगे हैं, इसके बजाय कि आकर के सड़क पे और मजदूर जो भटक रहे हैं उन मजदूरों के लिए व्यवस्था की जाए। यशपाल जी, यही है, यही मुद्दा कांग्रेस लेकर भी जाने वाली है कि आप ट्रांसफर उद्योग की बात करते थे, आप खुद भी ट्रांसफर कर रहे हैं। जो गरीब मजदूर परेशान है उसकी आप बीती कांग्रेस सुना रही है, हालांकि हम भी देख रहे हैं। तो ये सब चीजें भारी भी पड़ेगी। सराज जी से मैं पूछना चाहूंगा, मनोज जी आपके माध्यम से, कि कांग्रेस के बरसों पुराने निष्ठावान, जब तक वो भाजपा में नहीं आए थे तब तक वो बड़े ईमानदार और प्रतिष्ठित और लोग और जननेता, जननायक हुआ करते थे, और जिस परिस्थिति के दौर से आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कहकर के कि उनको खरीद फरोख्त लिया है, उनको प्रलोभन दे दिया गया है। तो आपने ऐसे लोगों को इतने बरस तक क्यों पल्लवित किया? आपने उन लोगों पर इतना भरोसा क्यों कर रखा था कि वो 10-10 बार, 5-5 बार मंत्री थे, बड़े नेता थे, कांग्रेस की नैया को पार कराने वाला नेतृत्व हुआ करता था?
क्या क्या इस बात का क्या प्रमाण है मनोज जी कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की? और दूसरा, ये जो कहा है कि जनादेश जनादेश की अवहेलना की है भारतीय जनता पार्टी ने। साहब जी, बैसाखी के सहारे सरकार आपकी टिकी पड़ी थी, सपा बसपा के भरोसे आपकी सरकार चल रही थी, स्पष्ट बहुमत नहीं था, जोड़ तोड़ करके तो आप सरकार चला रहे थे, तभी तो दबाव में थे, प्रभाव वाले लोग प्रभाव बना रहे थे, चाहे फिर माननीय दिग्विजय सिंह जी जबरदस्त प्रभाव बनाए बैठे थे, कमलनाथ जी जबरदस्त दबाव में जिंदगी जी रहे थे। सुबह क्या होता था, दोपहर को क्या होता, नीमच जिला, मंदसौर जिला, दो दिन में दो एसपी ट्रांसफर हो रहे थे। मनोज जी, आपको तो ध्यान है, आपको तो पता है, आपने कहा ना अभी कि सुबह दोपहर शाम क्या होता था। हमने तो कमेंट किया था कि जिस प्रकार से चिकित्सक वन बीडीएस सुबह शाम, वन टीडीएस सुबह दोपहर शाम की गोली लिखता है, उसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने सुबह किसका आदेश जारी होता था वल्लभ भवन से, 4 बजे किसका होता था और रात को 10 बजे फिर किसी का और होता था। ट्रांसफर उद्योग तो उसको बोलते हैं। यशपाल जी, लेकिन ये साफ हो गया कि जो 22 लोग हैं वो चुनाव लगभग मतलब लड़ेंगे ही, पहले से खैर उनसे वादा किया, आपने भी कहा जो कमिटमेंट है उसको पूरा होना ही चाहिए, होगा भी। लेकिन जो 22 लोग लड़ेंगे, बाकी 22 जो पहले लड़े थे, तो उनके लिए भी क्या बीडी और टीडीएस कर दिया है, टैबलेट लिख दिया उनके लिए? नहीं, हमारे देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जो सब क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सिर्फ संगठन की राह पर चल करके और संगठन के दिशा निर्देश पर चलते हैं। ये कांग्रेस थोड़ी ही क्या कि परिस्थितियां बदलेगी तो हम अपने विचारधारा को बदल देंगे। ठीक है, एक आध जने का कोई कमेंट्स आ सकता है, क्योंकि दिल में अगर कुछ बात आती है तो जुबान पर आ ही जाती है, लेकिन इसका ये मायना नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के। सुनिए सर, आप जी जवाब दे दीजिए, बस समय इजाजत नहीं दे रहा है जी, कहिएगा आप सुनील जी। हमारी 115 सीट की सरकार वैसाखी पे चल रही थी, आपकी 107 सीट की सरकार बड़े बहुमत की चल रही है। जिन निर्दलियों की आप बात कर रहे हो, निर्दलियों की अगर वो नहीं थी तो क्यों आप उन्हें बेंगलोर लेके गए थे लोटस पार्ट 1 में? क्यों आप उन पे डोरे डाल रहे थे? क्यों आप खरीद फरोख्त की बातें आ रही थी? आइए जनादेश के लिए आइए मैदान में, सारे सिद्धांत सब समझिए। ये सिद्धांत आपके तब भी थे जब विधानसभा का 2018 का चुनाव था। चलिए पटेलिया साहब, एक अंतिम कमेंट्स आपसे लेना चाहूंगा। दोनों तैयार है जनादेश के लिए और अब जनादेश ही तय करेगा कि आगामी दिनों में क्या होगा। निश्चित तौर पर जनादेश मध्य प्रदेश की राजनीति की शक्ल सूरत बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। अगर 15 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर उनको स्थायित्व का एक संदेश मिलेगा। अगर कांग्रेस यही फिगर ले आती है 15 से 17 के बीच में, तो कांग्रेस फिर दावा करने की स्थिति में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि निर्दलियों का और छोटे दलों के जो विधायक हैं वो तो उनका स्थिति होती है जहां बम वहां हम। तो आप आने वाले दिनों में देखिएगा चीजें बहुत बदलने वाली हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साहब मेरे साथ जुड़े, यशपाल जी और सुनील पटेल, माफ करिएगा शिव अनुराग पटेरिया जी, वरिष्ठ पत्रकार। और निश्चित रूप से उपचुनाव की तैयारियां दिखाई देने लगी है और सिंधिया समर्थक भारी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है कि पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि 22 सीटों पर जहां से जिन लोगों ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके कारण आज बीजेपी की सरकार की वापसी हुई है, उन्हीं 22 लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन जहां से विरोध की स्थितियां दिखाई दे रही है, अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता उनको मनाने में लग गए हैं, चाहे वो जयभान सिंह पवैया को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात हो या दीपक जोशी जो एक मुसीबत बन सकते हैं आने वाले दिनों में हटपिपलिया सीट पर, उनको मनाने की बात हो। ऐसी तमाम तरह की कवायतें देखी जाने लगी है। और सोनकर को हमने देखा कि ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बना दिया गया है, क्योंकि तुलसी सिलावट वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसी तमाम तरह की कवायद, तमाम तरह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है, लेकिन कौन किस पर भारी, ये देखना होगा। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।